डियर स्टूडेंट, आज हम CPT 2 का डिस्कशन करेंगे जूलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 136 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर एस्टेब्लिशिंग द फुल थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इसमें आपको मार्क करना था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। आपको ये पता है कि जो स्टेफाइलोकोकी है उस बैक्टीरियल प्लेट के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में वो कुछ काम कर रहे थे। तब उनको पता चला कि जब अनवश्ड जो प्लेट है बैक्टीरियल प्लेट स्टेफाइलोकोकी का, उसमें कुछ एक ग्रो कर रहा है जो कि एक मोल्ड था पेनिसिलियम नोटेटम। तब उनको वहां पे पता चला कि वो पेनिसिलिन है, केमिकल जो कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। लेकिन उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है ये बाद में पता चला बिकॉज ऑफ अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। उन्होंने जब अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर ये वो यूज किया तो जो भी कट के बाद जो सेप्टिक या तो जो भी घाव हो रहे थे वो इस पेनिसिलिन के इफेक्ट से सूख जा रहे थे और जल्दी जल्दी रिकवरी हो जा रहा था। उससे 1945 में हार्वर्ड फ्लोरे को, इधर आपके अर्नेस्ट चेन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये क्वेश्चन उसी से था और ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अच्छे से लिखा है, आप एक बार रीडिंग कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। क्वेश्चन नंबर 137 में स्टेटमेंट 1 में है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो शुरू होता है एट प्यूबर्टी, क्योंकि हमें ये पता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि जर्म सेल है और टेस्टिस में सेमनिफरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल को लाइन करता है विद सर्टुली सेल्स। तो ये स्पर्मेटोगोनिया फीटल स्टेज में बन जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है अप टू अटेन इन द सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी, तब हाइपोथैलेमिक हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद वो स्टार्ट कराता है FSH को भेजता है, LH को भेजता है। साइमल्टेनियसली FSH टारगेट का है, FSH का सर्टुली सेल, और LH टारगेट करता है लेडिक सेल को और आगे के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary। oogenesis process स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट फीटल स्टेज से ही होता है जिसमें oogonia oocyte बनाता है। meiosis 1 arrested phase में आके रुकता है। फॉलिकल्स से बनते हैं जो उसको घेर लेते हैं, कवर अप करते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद बच्चे का जन्म होता है। प्यूबर्टी अटेन होने के बाद अरेस्टेड फेज से फिर से meiosis शुरू होता है। इसका मतलब इन केस ऑफ फीमेल प्राइमरी oocyte बन जाता है फीटल ओवरी में, और इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि उसी का एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ये शुरू होता है प्यूबर्टी में विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, दोनों में हार्मोनल रेगुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट जब भी एट प्यूबर्टी रहेगा द बेटर है वी कैन ऑप्ट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि oogenesis फीटल ओवरी में ही शुरू हो जाता है और oogonia से स्टार्ट होता है। oogonia से ही प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। पहले एग बनेगा, फिर उसको हेल्प करेगा कि वो पूरा कवर अप हो विद द हेल्प ऑफ फॉलिकुलर सेल और ग्रेन्युलोसा सेल, फिर उसको कवर अप करके प्राइमरी फॉलिकल फीटल ओवरी में ही बन जाता है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोले वो आप अच्छे से सुन लेना। चलो अब इसमें आंसर हम मार्क कर देते हैं, इसमें डी है आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जब भी तुम्हें पूछेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इट इज ऑलवेज लिंक्ड विथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जैसे हमें पता है कि जब भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं हम सीवेज वाटर को कलेक्ट करते हैं ना, टैंक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी टैंक। प्राइमरी टैंक में जैसे ही हम वाटर लेते हैं सीवेज वाटर, इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया या तो फंजाई बहुत ज्यादा रहता है और एरोबिक हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स कम रहते हैं। हमारा मेन एम है कि हम एरोबिक हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स को इंक्रीज करें और उसी के थ्रू हम ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करें। तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पॉसिबल नहीं है। उसके केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, जो भी सेडिमेंट्स है, वो सब क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करने के बाद जो भी प्राइमरी एफ्लुएंट है, जो ऊपर का वाटर पोर्शन है, उसे हम नेक्स्ट टैंक में छोड़ देते हैं जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी टैंक का
लार्ज एरेशन टैंक जिसमें हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देंगे और एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स को हेल्प करेंगे कि वो ग्रो करें और फ्लॉक्स बनाएं। धीरे 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 वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। और जो बीओडी था, बीओडी क्या है? बीओडी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाटर में 9 तक रहता है, उसी को हमें रिड्यूस करके 1 करना है। जैसे ही 1 आ जाएगा, आफ्टर दैट कहाँ पे 1 आया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट टैंक में, जिसको हम बोलते हैं लार्ज एरेशन टैंक, जिसमें हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया था, जिसमें हमने एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स को ग्रो किया था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस किया था। उसके बाद हमारा पानी लगभग साफ हो गया, पीने लायक नहीं है, लेकिन नदी में आप छोड़ सकते हो। तो हमें रिवर में क्लीन वाटर छोड़ना है, तो वो सेकेंडरी एफ्लुएंट को छोड़ना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक में डिस्टर्ब्ड वाटर है, बिकॉज एक एजिटेटर होता है जो कंटिन्यूसली पानी को घुमाते रहता है। उसी डिस्टर्ब वाटर को आपको नेक्स्ट टैंक में छोड़ना होगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेकेंड टैंक, जिसे हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं। जैसे हम उसे अलाउ करेंगे कि वो स्टैंड करे थोड़ी देर तक, उसे डिस्टर्ब ना करे, तब ऊपर के पानी को हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेकेंडरी एफ्लुएंट, जिसे हम रिवर में छोड़ देना है। और नीचे का जो स्लज है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो ये क्वेश्चन इससे लिंक है। एक्टिवेटेड स्लज होता है सेकेंडरी स्लज। इट कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स टुगेदर विद डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब हमें क्या करना है? इतने सारे एक्टिवेटेड स्लज को हम करेंगे क्या? तो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो, बार बार उसे इनोकुलम की तरह यूज कर सकते हो, जिससे कि आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लार्ज एरेशन टैंक वाला जो प्रोसेस है उसे आप ऑगमेंट कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो उस प्रोसेस को एज ए इनोकुलम डाल के। नेक्स्ट है, इतने सारे एक्टिवेटेड स्लज है, और क्या करोगे फिर आपको एक बड़ा से गड्ढे में, उसी के साइड में आपको वो एक्टिवेटेड स्लज को डंप कर देना है। अब होगा क्या? सुनो, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, तो जो एनारोबिक group of microbes है, they eat up और digest the aerobic group of microbes and automatically उसी से एक गैस बनेगा जिसे हम बोलते हैं बायोगैस। ना उसका नाम क्यों रखा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर? बिकॉज हम एक्टिवेटेड स्लज को यूज कर रहे हैं और एनारोबिकली हम हेल्प कर रहे हैं कि वो बायोगैस प्रोड्यूस करें। ओके, दिस इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी ट्रीटमेंट बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट वी डू दिस। ओके, तो वो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में नीट क्या है आप देखो, इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्राइमरी स्लज इज ट्रीटेड विद एरोबिक माइक्रोब्स एंड एक्टिवेटेड स्लज इज क्रिएटेड। प्राइमरी स्लज इज ट्रीटेड विद anaerobic microbes and activated sludge is created. Activated sludge is digested by anaerobic microbes producing biogas during the process. इसमें आपको मार्क करना था C. Next है activated sludge is digested by aerobic microbes producing biogas. तो यहाँ पे तो ये गलत आ रहा था, क्योंकि anaerobic होता तो ये करेक्ट होता। हमेशा याद रखना बायोगैस 2 तरह के हो सकते हैं। एक एसोसिएटेड होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमें एक्टिवेटेड स्लज मिलता है उससे हम बायोगैस बनाएं, कि उसमें जो बैक्टीरिया अवेलेबल रहेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस इज एनफ टू प्रोड्यूस द गैसेस लाइक CH4, CO2, H2H, H2S। दूसरा और एक होता है टेक्निक जो सीवेज ट्रीटमेंट के साथ लिंक नहीं है, उसे नॉर्मल बायोगैस प्लांट बोलते हैं, तो गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, जिसमें हम बायोवेस्ट विद गोबर एंड जो कि काउ डंग है और साथ में वाटर डाल के फिर उसे हम बायोगैस बनाते हैं। ओके, दोनों ही सेपरेट है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का जो डंप करेंगे जो सामान, उसमें हमारा एक्टिवेटेड स्लज होगा। जो नॉर्मल बायोगैस प्लांट होता है उसमें बायोवेस्ट के साथ गोबर डालना है विथ वाटर। ओके, ये ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ लेना कि बहुत सारे बच्चों का उसी पैराग्राफ में कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है। वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पूरे प्रोसेस को एक बार बता दिया कि आगे के एग्जाम में हेल्प हो पाए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में असर्शन में दिया है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। रीजन है इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस रेदर देन सिंथेसाइजिंग देम इटसेल्फ। तो इसमें देखो आंसर ऑटोमेटिकली ए आ रहा है, क्यों? हमें पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरोहाइपोफाइसिस और इसका और एक नाम है पार्स नर्वोसा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डायरेक्टली एक्सॉन एंटर करता है और हाइपोथैलेमिक हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन या तो वैसोप्रेसिन वहां पे स्टोर होता है। दैट मीन्स posterior pituitary is not involved in synthesizing or producing any hormone but they release and secrete them. So in that reference assertion और reason दोनों करेक्ट है और reason assertion को explain यहाँ पे कर रहा है, इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था A। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140।
क्वेश्चन नंबर 140 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस विदाउट टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते आपको किस एंगल से पूछेंगे. जो भी STIs है या तो RTIs है, वेनेरियल डिजीजेस है, उसमें देखना कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि इनिशियल सिम्टम्स है और ठीक इसके नीचे कॉम्प्लिकेशन लिखा है. तो यहाँ पे यही एक फ्रेम बनाया गया कि इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस ये है जिसमें मिक्स है, जो कि तुम्हारे नॉर्मल इनिशियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस के. तो इसीलिए यहाँ पे आपको वही मार्क करना जो कॉम्प्लिकेशन से अराइज हो रहा है. जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ये कॉम्प्लिकेशन के लिए आता है. ईचिंग और स्वेलिंग इनिशियल सिम्टम से लिंक है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कैंसर, ये सब रिलेटेड अगर है तो कॉम्प्लिकेशन से है. तो इसीलिए आपको इसमें ADE मार्क करना था, क्योंकि आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम STIs. दे आर आस्किंग अबाउट कॉम्प्लिकेशन, नॉट द इनिशियल सिम्टम्स. ओके, तो इसे सेपरेट करके आप देख लेना. और कौन सा क्यूरेबल STIs है, कौन सा नॉन क्यूरेबल है, वो भी देख के रखना. जैसे कि नॉन क्यूरेबल जब भी पूछे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहे, क्योंकि क्यूरेबल में वो लिख चुके हैं. नॉन क्यूरेबल भी आपका रहना चाहिए जिससे इसमें टाइम वेस्ट ना हो आगे के पेपर्स में या तो मेन फाइनल एग्जाम में. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 141. क्वेश्चन नंबर 141 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस ड्यू टू द राइज इन स्टिमुलस इज शॉर्ट लिव्ड. स्टेटमेंट करेक्ट है. द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन इज रिस्टोर्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन आयंस. तो इसमें जो ये लिखा है स्टेटमेंट गलत है. अब हम देखते हैं क्या है. जब भी हम देखेंगे एक एक्सॉन में जो भी एक्सोलेमा होता है, इसमें जो कुछ वोल्टेज गेट रहता है, कुछ वोल्टेज गेट रहता है फॉर सोडियम और कुछ वोल्टेज गेट रहता है फॉर पोटेशियम. और एक रहता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें 3 साइड रहता है सोडियम बाइंडिंग का और 2 साइड रहता है पोटेशियम बाइंडिंग का. तो फर्स्ट में ये पूछा, जब भी सिस्टम डीपोलराइज्ड होता है उसमें 2 फेजेस है ना, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड. तो डीपोलराइज्ड का मतलब है वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम ओपन होगा और वो थोड़ी टाइम के लिए ओपन होता है, जिससे कि सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करे और अंदर का पोलरिटी रिवर्स्ड हो जाए. सो ये जो शॉर्ट लिव टर्म है वो सोडियम एंट्री के लिए, इनफ्लक्स के लिए करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट. स्टेटमेंट 2 में है कि इसमें आपका लिखा है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन इज रिस्टोर्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन आयन. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब एक्साइट वो होगा, सोडियम एंटर होगा, उसके बाद उसे कौन रेस्टोर करता है, क्विकली रेस्टोर करना है तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा या तो सोडियम पोटेशियम पंप, दोनों ही इसमें करेक्ट होगा फॉर अटेनमेंट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिससे कि सिस्टम फिर से पोलराइज हो जाए. तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन लिखा है तो इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है. तो आपको यहाँ पे मार्क करना था 1 is ट्रू एंड 2 is फॉल्स. 1 is ट्रू, 2 is फॉल्स, इसका बेस्ट आंसर होगा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142. 142 में एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है. असर्शन में लिखा है एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो कैसे? रीजन में है एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स एज पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर दैट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. तो आपको मैं एक चीज समझाऊं, जो ADH होता है दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एंजियोटेंसिन 2 होता है, बोथ आर वेसोकंस्ट्रिक्टर. तो रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिन 2 कैसे बनता है ये पहले समझो. होता क्या है, JFR फॉल होता है. JFR फॉल का मतलब है सोडियम का घट जाना. सोडियम जैसे ही घटता है ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता है और जो ब्लड का फ्लो है टुवर्ड्स द किडनी वो थोड़ा स्लो हो जाता है. उससे जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वहाँ पे JG सेल्स होते हैं और DCT होते हैं, वो उसे सेंस करके JG सेल से रेनिन सिक्रीट होता है, RENIN हार्मोन. RENIN लिखते हैं, मतलब डबल N होता है, एंजाइम होता है. तो RENIN हार्मोन जब आया रेनिन, तब जाके जो एंजियोटेंसिनोजन है जो लीवर सिंथेसाइज करता है एक प्लाज्मा प्रोटीन, वो टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, बनता है एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 अभी भी ऐसा पेप्टाइड है जो कि रिसेप्टर में जाके फिट नहीं बैठेगा. तो इसे लंग्स का एक एंजाइम है जो NCERT में लिखा नहीं है, लंग्स का एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो रिलीज होता है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 बनता है. एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, उसके वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं और जो ब्लड का फ्लो है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो राइज हो जाता है. तो JFR राइज होगा. जैसे JFR राइज होगा ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेट फास्ट बनेंगे, PCT का जो काम है वो करेगा, फिर लूपा फैनली का जो करना है वो करेगा. साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. और साथ ही जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बैलेंस
कम हो गया था ना सोडियम ब्लड में, उसको रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन विल नॉट अलाउ द सोडियम एंड वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो इसलिए यूरिन आउटपुट लो होगा और जो भी वाटर और सोडियम निकल रहे सिस्टम में वो बैक हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे। तो इन ऐसे करके जो एंजियोटेंसिन 2 है, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और वो जीएफआर राइज इसलिए करा रहा है क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके इस चीज को करवा पा रहा है। तो असर्शन जो है वो भी करेक्ट है, रीजन जो है वो भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए आपको इसमें आंसर ए मार्क करना था। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ओके, तो इसमें ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ओके, ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143। क्वेश्चन नंबर 143 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड। हमें पता है जो पीनियल ग्लैंड है ये डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में है, और ये ब्रेन सैंड है जिसका काम होता है एक हार्मोन सिक्रेट करना, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जिसका मेन रोल है 24 आवर डायurnal रिदम को मेंटेन करना, दैट इज स्लीप अवेक साइकिल, टुगेदर विथ मेटाबॉलिज्म, डिफेंस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, बॉडी हीट को, दैट इज टेम्परेचर को, ये सबको संभालना। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। उसका डायरेक्ट रोल तो हमेशा ही बायोलॉजिकल क्लॉक, दैट इज हम 24 आवर्स डायurnal रिदम बोलते हैं, ये है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसका फंक्शन नहीं है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है आंसर सी आएगा, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड एरिथ्रोपोइसिस। अगर हम ग्रोथ ऑफ बोन्स के बारे में बात करें तो द बेस्ट आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन या तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो कि लीवर सिक्रेट करता है, और एरिथ्रोपोइसिस के लिए बात करें तो बेस्ट हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है और थायरोक्सिन है। ओके, तो इस बेसिस पे ये पॉइंट पीनियल ग्लैंड के लिए रेफरेंस में नहीं है, इसलिए आपको इसमें सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट रिप्रेजेंट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट द लाइफ स्टेज व्हेन द प्रोसेस फर्स्ट बिगिंस, कि oogenesis पहले ही स्टार्ट हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी विद द राइज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 एक क्वेश्चन का पैटर्न है जिसमें आपको हार्मोन, केमिकल नेचर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऐसे करके कुछ कॉलम्स दे सकते हैं 1 2 3 करके, आपको बस यहाँ से देखना है कि कौन सा करेक्ट बैठ रहा है थॉरोली। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द हार्मोन, इट्स केमिकल नेचर एंड फंक्शन। थाइमोसिन पेप्टाइड हमें पता है प्लेज ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, करेक्ट। एस्ट्रोजन पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ये स्टेरॉइड है, बाकी ये करेक्ट है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये करेक्ट है। ANF पेप्टाइड है, कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड है, पता ही चल रहा पेप्टाइड है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था क्योंकि आपको पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं आ रहा है, और एस्ट्रोजन स्टीरॉइड है इसलिए यहाँ पे गलती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। Question number 146, in a dehydrated person the secretion of all the following hormones will increase except। हमें पता है जब भी डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम होना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ना, तब कौन कौन से हार्मोन हमें हेल्प करेंगे, तो ADH होगा, रास मैकेनिज्म है, इसमें एल्डोस्टेरोन होगा, ये सब लिंक होगा, लेकिन ANF नहीं होगा। ANF एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर है, ये तभी एक्टिवेट होता है जब रास मैकेनिज्म कंटिन्यूअसली कुछ देर तक चलता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ जाता है, और ANF उसी चीज को घटाता है बाय एक्सक्रीटिंग आउट सोडियम टुगेदर विथ वाटर। ओके, तो उसका वेसोडाइलेशन इफेक्ट है, यूरिन आउटपुट हाई करेगा, सोडियम एक्सक्रीशन करेगा। सो इन दैट रेफरेंस ये डिहाइड्रेशन से इसका लिंक नहीं है। डिहाइड्रेशन होने से ADH सर्किट और रास मैकेनिज्म होता है और उसके हार्मोन्स काम करते हैं, तो इसमें आंसर आपका ANF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोज, ये करेक्ट है। ट्राइकोफाइटन स्पीसीज आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल फंगल पैथोजेंस, ट्राइकोफाइटन नहीं, ट्राइकोडर्मा, इसमें ये चीज गलत है कि ट्राइकोफाइटन नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज है जो रूट इकोसिस्टम में रहता है, इट्स नॉट सिम्बायोटिक, ये फ्री लिविंग है और वो सुपीरियर रहता है विथ पैथोजेनिक फंजाई जो कि रूट इकोसिस्टम को डैमेज करता है। तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर फंजाई के रहते हुए जो प्लांट के रूट्स है वो सेफ हो जाते हैं फ्रॉम पैथोजेनिक फंजाई। ये रेफरेंस था, बस इसमें ट्राइकोफाइटन नहीं ट्राइकोडर्मा होना था। ओके, बाकी तो करेक्ट ही है। यूज ऑफ बायोकंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, यस। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस इज एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये भी करेक्ट है। तो हमें पता है जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं
वो हमेशा फ्लोरा फौना को देख के रखते हैं और उनका एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड रहता है जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग में नहीं होता। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जितने भी होंगे सब नैरो स्पेक्ट्रम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो कभी भी अननेसेसरी पेस्ट अगर हो भी तब भी उसे किल नहीं करते, जिससे कि इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। असर्शन में है oogenesis involves unequal cell division resulting in the formation of a large ovum and a small polar bodies. Reason ऐसा क्यों? This unequal division ensures the ovum to retains the majority of the nutrient rich cytoplasm to support early embryonic development. तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था ए। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म बनता है, बट इन केस ऑफ oogenesis इक्वल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तब उसमें पोलर बॉडीज निकलते हैं और वो पोलर बॉडी एग के अंदर ही पड़े रहते हैं। सपोज आपने एग देखा, ये इसका प्रोन्यूक्लियाई है, यहाँ पे पोलर बॉडी रहेगा एंड पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना के बराबर होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी टर्शियरी फॉलिकल में होता है और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होता है जब स्पर्म एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, तभी आपको 2 पोलर बॉडी दिखेंगे। अगर स्पर्म एंटर किया नहीं तो कभी भी एग मैच्योर नहीं होता और सेकंड पोलर बॉडी भी नहीं बनता है। तो पोलर बॉडी का जो कंसेप्ट है उसमें वो हैप्लॉइडी मेंटेनेंस के लिए, जैसे वो हैप्लॉइड बने एग, इसके लिए पोलर बॉडीज निकलते हैं और एग के साइड में ही पड़े रहते हैं। उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। और ओवरी में एक ही पोलर बॉडी बनता है और सेकंड पोलर बॉडी तब बनेगा अगर स्पर्म एंटर हुआ, एग मैच्योर हुआ और वो फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा आपको याद रखना कि पोलर बॉडीज के रिलीज में वो छोटा क्यों होता, स्मॉल होता है, जिससे कि एग के अंदर का जो नरिशमेंट है साइटोप्लाज्म में वो मेंटेन रहे और जब तक इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा अच्छे से ना बने वो नरिशमेंट खुद को प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि इम्प्लांटेशन के बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो भी एग का न्यूट्रिएंट है वो उसके साइटोप्लाज्म में होता है, वो रिच होता है, इसीलिए पोलर बॉडी स्मॉल होता है इन कंपेयर टू द एग, वो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का नीड वही था कि असर्शन में लिखा oogenesis involves unequal cell division resulting in the formation of a large ovum and a small polar bodies. This unequal division ensures the ovum to retain the majority of the nutrient rich cytoplasm to support early embryonic development before the formation of the placenta. Okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 काफी सिंपल क्वेश्चन है केमिकल से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्ट्स एज अ प्राइमरी ट्रिगर फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन? तो इसमें आंसर होगा फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में होते हैं और पैराथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। पैराथ हार्मोन तभी हमारे सिस्टम में रिलीज होता है जब ब्लड का कैल्शियम लेवल फॉल होगा और टीसीटी तब रिलीज होगा जब ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा या तो बोन का कैल्शियम लेवल घटेगा। ठीक ऑपोजिट, ये मैंने पहले भी आपको ANTS 5 में आपको समझाया था। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। यस, जब भी जॉइंट डायस्टोल होता है दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल ECG में, जो कि T to P है स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फेज जहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट में होते हैं। AV वाल्व खुला होगा, सेमिलुनर वाल्व बंद होगा। ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स को बढ़ेगा लेकिन पैसिवली, नॉट एक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या है देखते हैं। सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नो, जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब एट दैट पीरियड ऑफ टाइम सेमिलुनर वाल्व्स ओपन होता है और इसी के लिए हार्ट का ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना है। जब भी वेंट्रिकल रेस्ट में पहुंचेगा, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली सेमिलुनर वाल्व बंद होकर सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सेमिलुनर वाल्व बंद होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ रहा है, सेकंड है हमारा गलत क्योंकि इसमें क्लोज नहीं होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। हमें ये पता है कि जब भी पहले जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या है, एसए नोड एक्साइट होना, ब्लड का एक्टिवली फिल करना वेंट्रिकल को, 30% ब्लड फ्लो राइज होना, ठीक है। एवी वाल्व तब भी खुला हुआ है और इधर सेमिलुनर वाल्व तब भी बंद है, सेम लाइक योर जॉइंट डायस्टोल। इसके बाद इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जो करंट है वो वॉल में पहुंच चुके हैं और हल्का सा प्रेशर आएगा नीचे की तरफ से एपेक्स रीजन में, जिसके कारण जो ब्लड है वो थोड़ा सा स्क्वीज होता है, ये दबोचता है ना वेंट्रिकल को, इसके लिए वो ब्लड ऊपर
ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। उस चीज को ना होने देने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होगा, जिससे आपको फर्स्ट आउट साउंड सुनाई देगा। ओके, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द वेंट्रिकल्स बाय 30%, नॉट 70%, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आपको मार्क करना था 1 और 3, इसमें करेक्ट है, बाकी गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू सब यूनिट ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव्स द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। तो इसमें आपको ये मार्क करना था। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हमारा मसल कंट्रैक्ट करता है, इट गेट इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सर्कोप्लाज्म। तो कैल्शियम जब भी बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को, इट विल हेल्प टू अनवाइंड और अनमास्क द एक्टिन फॉर मायोसिन हेड। क्वेश्चन यही था कि इनिशिएट कर रहा है कैल्शियम, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा, फिर ऑटोमेटिकली जो रस्सी टाइप का एक प्रोटीन था ना ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन है वो हटा देगा। ऑटोमेटिकली मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड एक्सपोज हो जाएगा एक्टिन के लिए बिकॉज ऑफ ट्रोपोनिन। तो आपको इसमें आंसर मार्क करना था सी। 152 माइक्रोब से है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। उन्होंने ये शुरू किया था जिससे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और बने, और रिवर क्लीन अगर रहेगा, उसी क्लीन वाटर को उठा के हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करके फिर हम घर में उसे और भी क्लीन करके पी सकते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद ही आप पानी पी सकते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है उसका BOD 1 होने के बावजूद भी आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज कुछ लाइन्स एनसीईआरटी में ऐसे है, हमें लगता नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको हर लाइन में ध्यान देना है। क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऐसे हर पैराग्राफ से, हर जगह से, जो आपको लग सकता है कि यहाँ से नहीं पूछेंगे, वहां से भी बन सकता है। इसलिए एनसीईआरटी 12 खासकर आप बहुत अच्छे से रीडिंग करोगे। ये मैं बार बार सबको ही बताती रहती हूँ। एनसीईआरटी 11 तो अच्छा ओके करना ही है, एनसीईआरटी 12 आप अच्छे से करोगे जिससे आपका कोई भी गलती ना हो। वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइंस उठा के देते हैं। ओके, ये भी एनसीईआरटी में था। अगर आपने बाई चांस नहीं पढ़ा होगा, एक बार पढ़ लेना। सीवेज ट्रीटमेंट के लास्ट पार्ट में है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंट्रोल दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 153। 153 स्टेटमेंट 1 में है, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। हमें ये पता है कि जो रेटिटेस्टिस होता है, जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल से निकलता है, रेटिटेस्टिस इज एक्सेसरी डक्ट, जो कि टेस्टिस के अंदर ही है, क्योंकि उसके इनर वॉल में जर्म सेल्स नहीं है, सर्टुली सेल नहीं है, तो इसीलिए हम उसे एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे। उसे हम साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद एमर्जिंग आउट पार्ट ऑफ, कौन सा एमर्ज होकर टेस्टिस से बाहर निकलता, वासा एफरेंशिया। फिर हाईली कॉइल्ड पार्ट है एपिडिडाइमस, उसमें मैचुरेशन होना, बहुत देर तक स्पर्म रुकता है, कैपेसिटेशन वगैरह, डीकैपेसिटेशन सब होता है, या तो स्पर्म मोटिलिटी, मैचुरेशन, एवरीथिंग इज डन इन द एरिया ऑफ एपिडिडाइमस। उसके बाद आता है अनकॉइल्ड पार्ट, वास डिफरेंस, जो कि लूप बना के ऊपर की तरफ एब्डोमेन के यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में आके सेमिनल वेसिकल से जुड़ के फिर इजैकुलेटर बना के यूरेथ्रा से जुड़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें इस तरह से, तो ये अगर हम पकड़ ले, यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ से एक वासा एफरेंशिया लेके जा रहे हैं अनकॉइल वाला पार्ट, ये जाके जुड़ेगा, ये सेमिनल वेसिकल है तो यहाँ से जुड़ेगा, जुड़ के एक कॉमन पाइप बना के, इजैकुलेटरी डक्ट है पकड़ लो, ये जाके इस जगह पे जुड़ जाएगा, जिससे कि मतलब इस तरह से ओके जुड़ेगा। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, जो ये पाइप है वास डिफरेंस का है, सेमिनल वेसिकल का है, इजैकुलेटरी डक्ट है। सेम इस तरफ भी होगा, जो कि यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट में जुड़ रहा है, उसके बाद कॉपरेटरी ऑर्गन है, ओके, यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में, और ये तुम्हारा सेक है सेमिनल वेसिकल वाला। ओके, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट में स्टेटमेंट 2, लेडिक सेल्स आउटसाइड द टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम देखेंगे इसको, सेमनिफरस ट्यूब्यूल को देखेंगे, तो अगर सेमनिफरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ट्यूब है जिसमें हमें मिलेगा बाहर ऐसे स्पर्मेटोगोनिया, और फिर सर्टुली सेल बीच बीच में है, और जो भी दूसरे जो बन रहे सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब है। तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर है, उसी के ठीक बाहर
लेडिक सेल्स होते हैं विद सर्टेन WBC, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स, और ये लेडिक सेल है। तो टेस्टिस के अंदर है ये, टेस्टिस के अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल भी है, लेडिक सेल भी है, आउटसाइड नहीं है। आउटसाइड द सेमनिफरस ट्यूब्यूल करेक्ट होगा, लेकिन लेडिक सेल आउटसाइड द टेस्टिस गलत हो जाएगा, वो ध्यान रखना। आउटसाइड इनसाइड में, तो यहाँ पे आउटसाइड नहीं इनसाइड होना चाहिए था। तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 1 करेक्ट आ रहा है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154। 154 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक प्रिंसिपल हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि सिक्रीट होता है जोना फेसिकुलेटा से विद द इफेक्ट ऑफ एसीटेट, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी से पास डिस्टल से सिक्रीट होता है। ओके, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटेच RF, और बंद होता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटेच IF। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है और हमेशा वो कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन। जब भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में सोचेंगे, हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पे पॉजिटिव इफेक्ट सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट तब होगा जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा। लेकिन अगर वो सिक्रीट हो रहा है और ऑप्टिमम वे में हो रहा है, तो हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज और ATP प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ग्लूकोज के थ्रू ATP बनाने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि हम अपने कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को, दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को, पूरे सिस्टम को चला सके। क्योंकि अगर ATP डिप्लीट हो गया, सिस्टम रुक जाएगा। तो इस रेफरेंस में अगर हम देखें, वो हमारे ऑर्गन्स को हेल्प कर रहे हैं उनके काम में। तो ये करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 3, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये जस्ट ऑपोजिट बोला, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि WBC को सप्रेस करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव नहीं है वो, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव है वो और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा था, इसलिए गलत हो गया। 4th स्टेटमेंट में है कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स RBC प्रोडक्शन, जो कि करेक्ट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मार्क करना था 1, 2 और 4, क्योंकि आपको पूछा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज? इन ज़िफ्ट दैट इज ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, द एम्ब्रायोज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द यूटरस। नहीं, यूटरस में हम ज़िफ्ट का वो नहीं करते, बिकॉज टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम में एक तो ज़िफ्ट और एक IOT है। ज़िफ्ट में जब भी हम एम्ब्रायोज को डालते हैं सिस्टम में, तब हम इस्थमस में डालेंगे, क्योंकि उसमें या तो हम ज़ाइगोट डालेंगे या तो हम अप टू 8 सेल स्टेज डालेंगे। अगर ज़्यादा 8 सेल स्टेज से, तब हम उसे यूट्रस में डालेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। आपको पूछा है करेक्ट। इन गिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। हमें ये पता है कि गिफ्ट के केस में फीमेल एग नहीं बनाती, तो किसी और डोनर से हमें एग लेना पड़ेगा और उसके सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि उसमें इन विवो वर्ड यूज किया है। थर्ड है IUT इज यूज फॉर द ट्रांसफरिंग एम्ब्रायोज अप टू 8 सेल, अप टू नहीं, मोर देन, यहाँ पे अप टू के लिए गलत हो गया। ओके, ICSI इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग स्पर्म इन द ओवम इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, नहीं, ये हम इन विट्रो करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर करेंगे तो इन विवो हो जाएगा, इसीलिए इसमें बेस्ट आंसर आपका आ रहा है B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 देखते चलिए, ये केमिकल से है। रिगार्डिंग द हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये वेसोडाइलेटर है, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं करता, तो पहले ही गलत हो गया। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ RBC, जो कि GG सेल सिक्रीट करता है, करेक्ट। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रीन स्टोमक सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, पेप्सिनोजन सिक्रीशन को सपोर्ट करता है। CCK एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास फॉर स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पे ये गलत है, बिकॉज इसका फंक्शन है गोल ब्लैडर कंट्रैक्शन, और साथ में और एक फंक्शन आएगा इसका पैनक्रियास का एंजाइम का सिक्रेशन, pancreatic enzymes secretion। ओके, सो इन दैट रेफरेंस ये पॉइंट किसके लिए करेक्ट है? ये सिक्रीटिन के लिए करेक्ट है। मैंने पहले भी आपको ANTS 5 में बोला था, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, सिक्रीटिन होगा, जो कि दोनों का ही टारगेट CCK का और सिक्रीटिन का पैनक्रियास ही है। यहाँ पे गलती होती है, वो हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें करेक्ट कौन सा है वो मार्क करना था। तो इसमें करेक्ट आपका आ रहा है 2
और 3, ठीक है। तो इसमें डी आप मार्क करोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। असर्शन में है लैक्टेशनल एमेनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पर्चुरेशन। रीजन है इंटेंस लैक्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन व्हिच सप्रेस द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज योर FSH-LH एंड देयरबाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन एंड स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आंसर आपको ए ही मार्क करना था क्योंकि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अभी रहा सवाल, आप बोलोगे कि एनसीईआरटी में प्रोलैक्टिन वर्ड नहीं लिखा है, नहीं भी लिखा है फिर भी एसोसिएटेड है, थोड़ा तो बाहर निकलते हैं, इसीलिए ये ट्राई किया कि हम जहाँ जाओ जिस लिमिट तक निकल सकते हैं उतना आपको दिखा दे। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी का लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, प्रोलैक्टिन हाई की वजह से वो इनिबिट करता है कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ना करें, तब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनिबिट हार्मोन रिलीज करे, उसी के कारण FSH-LH नहीं आएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम नहीं थिक होगा और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये रीजन करेक्ट है जो कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, और ये नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव्स में आता है। कंट्रासेप्टिव ध्यान रखना, जो कि हम प्रेगनेंसी को रोकने का कोई उपाय या मेथड यूज करना, और कंट्रासेप्शन ये भी वर्ड इसी से रिलेटेड, लेकिन कंसेप्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। मुझे याद आया तो मैंने आपको बोल दिया, इसमें ध्यान देखना कि कंट्रासेप्शन कंसेप्शन ऐसे चीजों में आप गलती ना करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द बाइंडिंग ऑफ अ न्यू ATP मॉलिक्यूल टू द मायोसिन हेड ड्यूरिंग द क्रॉस ब्रिज साइकिल? डिटैचमेंट। हमेशा याद रखना, जो ATP होता है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, एनर्जी तो नहीं मिलेगा। तो जब भी हेड में, मायोसिन हेड में ADP और PI है, क्रॉस ब्रिज बनेगा, तभी जाके एक्सपोज्ड एक्टिन के साथ मायोसिन हेड जाके अटैच होगा, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक्टिन मायोफिलामेंट्स को खींच के एज जोन के तरफ लेके आएगा, जिससे कि मसल कंट्रैक्ट हो। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ही नया नया ATP आके जुड़ता है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिले, फिर ब्रेक हो गया, एनर्जी मिला, फिर ब्रेक हुआ, तो ATP जुड़ने का मतलब क्रॉस ब्रिज टूटना होता है। ओके, और ATP टूटने से ही एनर्जी मिलेगा, तब क्रॉस ब्रिज बनेगा। इतना कोई टफ नहीं है। ATP जुड़ने का मतलब है ATP में एनर्जी इंटैक्ट है, ATP टूटेगा तभी ना एनर्जी मिलेगा, तब क्रॉस ब्रिज बनता है। ये ध्यान रखना प्लीज। ओके, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 आपको स्टेटमेंट 1 में दिया है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में है, दिस एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जोना पेलिसिडा जो है, जो सेकेंडरी ओसाइट सीक्रेट कर लेता है इनसाइड द ओवरी इटसेल्फ, तो ये जोना पेलिसिडा में ही कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जहाँ पे स्पर्म बाइंड करता है। आफ्टर बाइंडिंग वहाँ पे कुछ चेंजेस आता है, परमिबिलिटी चेंज होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, इसके लिए स्पर्म को वेलकम किया जाता है अंदर। जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है, तुरंत बाद जो जगह कोरोड हुआ है, थोड़ा सा एरिया कोरोजन होता है ना, वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। अगर तुम एग को देखोगे इस तरह से, मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। एनसीईआरटी में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप। ये हो गया आपका प्रोन्यूक्लियाई और ये हो गया आपका स्पर्म एंटर किया। तो स्पर्म का जो एंट्री है, ये तो साथ में माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा एंटर होता है, तो ये हो गया आपका जोना पेलिसिडा। तो जोना पेलिसिडा में अगर कोरोड मान लो कि ये जगह हो गया, हाँ, तो यहाँ से एंटर हुआ, तो एंट्री पाथ है, तो ये जगह को सील कर देता है। यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन होता है थोड़ी देर के लिए। तुरंत एंटर होते ही, जैसे ही ये पोलर बॉडी तो ऑलरेडी एक था और एक पोलर बॉडी रिलीज हो जाता है, और इधर क्या होगा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होना शुरू होगा। जैसे कैल्शियम रिलीज होना शुरू होगा, ये जो लेयर है जोना पेलिसिडा का, ये सीमेंट की तरह बन जाएगा, एंड इट विल नॉट अलाउ अदर स्पर्म टू एंटर इन। तो जोना पेलिसिडा इज द मेन एरिया जहाँ पे रिसेप्टर रहता है स्पर्म का। व्हेनेवर इट इज अलाउइंग द स्पर्म टू एंटर इनसाइड बाय चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द लेयर, इट विल अलाउ द
influx of sodium, at that period of time they will form a temporary blockage जिसको हम लोग बोलते हैं fertilization cone. After that, whenever they get entered, the sperm is entered, after that the cortical granule starts secreting certain calcium which will bind to the zona pellucida and cementing layer बनता है और जिससे कि क्लियोडिक एक्ट का इफेक्ट आता है and it will not allow other sperm to enter in. ओके, तो आपको ये याद रखना, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, डन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160. क्वेश्चन नंबर 160 आपको लोकोमोशन से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन. ये सब भी देख के रखना. सेक्रम. Okay, the next one is 161. Specialized cell called podocytes are found in which of the layer of renal corpuscle? Visceral layer of Bowman's capsule. अगर तुम Bowman's capsule को देखोगे, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका PCT. तो इसका आउटर पेराइटल लेयर होता है जिस मेड अप ऑफ स्क्वामश. ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस मान लेते हैं, ये ग्लोमेरुलस है और इस कलर को लेते हैं. यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस के सरफेस से अटैच है, बट दिस इज द इनर वॉल ऑफ Bowman's कैप्सूल, जो कि लगेगा इट इज एक्चुअली अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द दिस ग्लोमेरुलस, लेकिन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, विसरल वॉल ऑफ Bowman's कैप्सूल. तो इसीलिए पोडोसाइट्स जो होते हैं इट इज जस्ट लाइक दिस, उसका कुछ ऐसे एमीबा टाइप और ऐसे ऐसे कुछ फुट प्रोसेसेस होते हैं, इस तरह से दिखते हैं. ओके, इस तरह से दिखते हैं, वो पोडोसाइट है, विसरल वॉल ऑफ Bowman's कैप्सूल, ये ध्यान रखना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162. 162 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायोकंट्रोल एजेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्क्स ऑन द फिलोसफी दैट द कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ पेस्ट इज अनडिजायरेबल बिकॉज विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ये करेक्ट है, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब भी होता है तो वो हमेशा फ्लोरा फौना को और पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखता है. लेडी बर्ड्स आर यूज्ड टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोज एंड ड्रैगन फ्लाइज यूज्ड टू गेट रीड ऑफ एफिस. ये ऑपोजिट लिखा है इसलिए गलत है. ओके, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवाइडस इज एन एक्सेलेंट कैंडिडेट ऑफ स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. करेक्ट. ट्राइकोडर्मा आर यूजफुल इन बायोकंट्रोल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो. नो, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई होता है मॉस्किटो किलिंग के लिए. तो इसमें करेक्ट कौन सा आ रहा है आपका? 1 और 3 करेक्ट आ रहा है. आप तो समझे हो कि 1 और 3 क्यों है. यहाँ पे ऑपोजिट लिखा है और यहाँ पे ट्राइकोडर्मा नहीं होगा क्यों, फंगस को नॉर्मली जो भी प्लांट इकोसिस्टम में है पैथोजेनिक फंगस का कंपटीशन बन के रूट इकोसिस्टम को सेव करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 163 में विथ रिगार्ड टू हार्मोन्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. एपिनेफ्रिन जो कि एड्रेनालिन है, इज अ पेप्टाइड हार्मोन. नहीं, ये एमाइन है तो ये गलत हो गया. प्रोजेस्टेरॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये स्टेरॉइड है, ये गलत है. हार्मोन्स दैट इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, जनरली सेकेंडरी मैसेंजर. करेक्ट, क्योंकि जो भी हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीनस या तो एमाइन डेरिवेटिव्स, वो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर्स के साथ ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली सेल के अंदर घुस के जीन एक्सप्रेशन भी बदल नहीं सकते. तो नेक्स्ट है डी, हार्मोन्स दैट इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. करेक्ट. इंसुलिन इज एन अमाइनो एसिड. नो, ये पेप्टाइड है इसलिए गलत है. तो इसमें आपको चूज करना था एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए एंड बी. कौन सा करेक्ट है? ठीक है, सी एंड डी, सी एंड ई. तो आपको यहाँ पे करेक्ट मार्क करना था, तो इस बेसिस पे सी और डी करेक्ट आ रहा है. सी करेक्ट आ रहा है, डी है बाकी गलत है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164. 164 में विच फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम. इसमें रिपोलराइजेशन है. बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि रिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल का पार्ट है. ये एक्शन पोटेंशियल का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. डिपोलराइजेशन का मतलब है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम ECF टू ICF और रिपोलराइजेशन का मतलब है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ICF टू ECF. ये दोनों मिला के ही वन कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल होता है. इन बिटवीन सोडियम पोटेशियम पंप थ्रू आउट द सिस्टम ही काम करता है. इसका डेफिनेशन समरी में लिखा है. प्लीज आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का समरी एक बार देख लेना, उसी से एक क्वेश्चन बना हुआ है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 में what significant change occurs to the primary oocyte within the tertiary follicle? It grows in size and completes its first meiotic division. आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल का जर्नी है उसमें FSH का इतना रोल नहीं है, जो NCERT में डायरेक्टली लिखा नहीं है. फिर जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल बनता है उसमें पहले एंट्रम बनेगा विद इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. फिर उसके अंदर क्या चेंजेस होगा, थिका एक्सटर्ना थिका इंटरना बनेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगा. ये सब टर्शियरी फॉलिकल्स के फीचर है, तो इसीलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था. इट ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166.
166 में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2017 एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फर्स्ट ऑप्शन ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड, इसमें ये ध्यान देना था 1 और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है। एक ये सब स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाएंगे। एमटीपी क्यों करते हैं, कब किया जाता है, कब एनेक्ट हुआ था, कब अमेंडमेंट हुआ था, ये सब आप देख के रखोगे, ठीक है। और कितना ज़्यादा एमटीपीज जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड या तो इंडिया में जो अगर कोई रेशियो है वो एक बार देख लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 आपको पूछा लोकोमोशन से, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस, तो मायस्थेनिया ग्रेविस है। देखो बहुत सारे बच्चे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देख के मायस्थेनिया मार्क करेंगे, लेकिन दोनों ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायस्थेनिया एम से शुरू होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना while marking the question कि muscular dystrophy is a progressive degeneration and is a genetic disorder, is not linked with autoimmune। autoimmune क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी सर्कुलेमा के सरफेस में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर रहा है। इसके कारण जो भी मसल का जो एक्टिविटी है, स्केलेटल मसल का एक्टिविटी, वो रुक जाता है, उससे पैरालिसिस होता है और वो किसी भी एज में हो सकता है, वो कंजेनाइटल नहीं है। इसलिए इसमें आंसर मायस्थेनिया ग्रेविस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। Which of the following are not under the control of thyroid hormone? Not पूछा, वो ध्यान रखना है। Not तो मेंटेनेंस वाला yes, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, नॉर्मल स्लीप साइकिल मेलाटोनिन है पीनियल का, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम थाइमोसिन है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करता है। तो नॉट पूछा तो ये आ रहा है सी डी, इसलिए इसमें आपको आंसर सी एंड डी मार्क करना था, क्योंकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से सी डी है और करेक्ट ऑप्शन जो थायराइड का रोल है वो ए डी ई है। ओके, ए डी ई नहीं, सॉरी, ए बी और ई है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स टाइप? जॉइंट बिटवीन कार्पस ग्लाइडिंग होता है, ठीक है। नी जॉइंट हिंज होता है, नी और एल्बो दोनों। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस सैडल नहीं होता, पाइवोट होगा यहाँ पे। ओके, पाइवोट होने से करेक्ट होता, तो इसमें वाला नॉट है, इसलिए आंसर सी है। शोल्डर वाला बॉल एंड सॉकेट है बिटवीन ग्लेनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस हेड, सो इन दैट रेफरेंस इसमें आंसर सी है, बिकॉज आपको नॉट पूछा। 170 में ऑन एन एवरेज यहाँ पे ब्लैंक है, ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो कि 1100 to 1200 ml है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आते और बहुत सारे क्वेश्चन ही मेमोरी बेस्ड है बायो में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा, सब कुछ देखना होगा। अगर किसी चैप्टर में कोई भी कुछ नंबर्स रिलेटेड, फिगर रिलेटेड कुछ है, उसको सेपरेटली लिख के बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना। रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब होता है दोनों किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड एंटर होता है, जिससे कि JFR बनता है 125 ml पर मिनट। तो दोनों किडनी का मिला के अराउंड 1100 to 1200 ml आता है, जो कि कार्डियक आउटपुट के 1 मिनट का 5 लीटर के ब्लड में से 20 to 25% है। ओके, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो के बारे में पूछा, ये एनसीईआरटी में एक्सक्रीशन में मेंशन है, आप देख लोगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 171। क्वेश्चन नंबर 171 में विच इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब भी स्पर्म एंटर होता है तभी सेकेंडरी oocyte एक मैच्योर ओवम बन के फिर बनता है आपका फर्टिलाइज्ड एग, जो कि जाइगोट है। तो इसमें आंसर आ रहा है बी, द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एम्ब्रियो इस्थमस नहीं होगा, रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी से लिंक नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए बेस्ट आंसर आपका बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ इम्प्लांट्स ओवर ऑरल पिल्स? इसमें बेस्ट यही है कि उसका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर रहता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑरल पिल ही हो वो भी स्टेरॉइडल है, और इम्प्लांट्स हो, इंजेक्शन हो, वो भी सेम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ही यूज करते हैं एज स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो इसमें इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर, यही बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल द करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक्सेप्ट वन। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria, तो correct है। BOD test is a measure of organic matter present in the water, okay। Greater the BOD of the waste water, less it is pollutant, no, less नहीं, more,
यहाँ पे गलत है इसलिए सी होगा। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ये मैं बात कर चुकी हूँ, आपको समझा चुकी थी, इसलिए इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया सी। और यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि BOD हाई मीन्स मोर पोल्यूशन, BOD लेस मीन्स लेस पोल्यूशन। ओके, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 174 में द प्रोटीन विच मेंटेन्स द मस्कुलर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इज मायोग्लोबिन। ये लोकोमोशन में दिया है, रेड स्केलेटल मसल और व्हाइट स्केलेटल मसल दोनों में ही मायोग्लोबिन होता है, लेकिन रेड में ज़्यादा होता है और व्हाइट में कम होता है। मायोग्लोबिन में आयरन होता है 1, इसीलिए मायोग्लोबिन हेल्प करता है इन स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल। ओके, जल्दी फैटिक कौन होता है? व्हाइट, क्योंकि उसमें कम है मायोग्लोबिन। और जल्दी आपका अगर तुम देखोगे रेड वाला जो है उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, कि वो ऑक्सीजन को भी ज़्यादा लाता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया भी रेड में हाई है, तो इसलिए फैटिक उसमें कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 175, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ऑकर्स व्हेन अ फैक्टर फ्रॉम मदर passes into the fetus through the placenta. The factor is RH एंटीबॉडी। इसका जो रेफरेंस है ये पहले हम डिस्कस किए थे। आपको ये देखना है कि जब भी हम RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव फीटस अगर रहे, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी तरह से मिक्सिंग नहीं होगा प्लेसेंटा के लिए। और हमेशा याद रखना जो RBC होते हैं जिसके सरफेस में RH है वो कभी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि प्लेसेंटा सिर्फ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं या तो माइक्रोब्स को अलाउ कर सकते हैं, सेल लेकिन क्रॉस नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट केस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन अगर फीटस का थोड़ा सा RBC कंटेनिंग ब्लड जिसमें RH है वो मदर के सर्कुलेशन में पहुंच गया, तो मदर का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होने के लिए एंटीबॉडी बनेगा जो आगे के सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में खतरनाक हो सकता है। अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हो तभी वो RH एंटीबॉडी इजीली क्रॉस करेगा प्लेसेंटा और वो टारगेट करेगा फीटस के लीवर के अंदर का एरिथ्रोब्लास्ट और उस स्टेम सेल्स को वो डैमेज करना शुरू करेगा। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ या कमी हुआ, एनीमिया तो होगा ही, साथ में जो RBCs डैमेज हुए उसे लीवर कन्वर्ट करके बिलिरुबिन और बिलवर्डिन बनाता है, जिससे जॉन्डिस भी रहेगा एज ए सिम्टम। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज अ कंडीशन, जॉन्डिस एनीमिया सिम्टम्स है, एंड उस डिजीज़ का नाम है हेमोलाइटिक डिजीज़, जिसको हम क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं बोल के प्रिवेंट कर सकते बोलूँगी। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी द फर्स्ट चाइल्ड कोई रिस्क ना लेके एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देना है, जिसका टारगेट है कि जो फीटल RBCs मदर के बॉडी में इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने के लिए एंटर किए वो तुरंत उस एंटीबॉडी के जपेट में आ जाए और इसे वो न्यूट्रलाइज कर दें, जो कि आगे के सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम ना करे, वो ध्यान रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 176 में आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ए आपको पता ही चल रहा है, इसमें ICSI वो होगा, सॉरी इसमें आंसर आपको मार्क करना है A, जिसमें A है FSH। ओके, यहाँ पे क्या होगा, B के LH किसको करता है, लेडिक सेल को, और FSH किसे करता है, सर्टोली सेल को। फैक्टर रिलीज करता है सर्टोली सेल, क्या फैक्टर रिलीज करता है जिससे कि आगे के प्रोसेस हो, जो कि फैक्टर होता है ABP, और आगे का प्रोसेस यहाँ पे है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें FSH, लेडिक सेल, सर्टोली सेल और स्पर्मियोजेनेसिस ही बेस्ट आंसर होगा। ICSH LH होता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, A इसमें FSH है क्योंकि ये FSH सर्टोली सेल, फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस, LH लेडिक सेल, एंड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके, और फिर स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म, ये बस सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 में फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवेज ऑफ कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो इसमें कौन कौन सा होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। इसमें हो गया E SA नोड, फिर C हो गया AV नोड, A हो गया AV बंडल, फिर बंडल ब्रांचेस दैट इज बंडल ऑफ हिस, और बंडल ब्रांचेस राइट एंड लेफ्ट बंडल लिखा है इसमें, और B इज पुर्किंजे फाइबर। तो ये सीक्वेंस करेक्ट है ECADB। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 में मैच द लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ट्यूनिका इंटीमा दैट इज इंटरना, ये स्क्वामश होगा। मीडिया में हमेशा स्मूथ मसल एक्सटिव फाइबर होता है जो कि आर्टरी में ज़्यादा होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन होता है। तो A3 B1 C2 मार्क करना था, जो कि बॉडी फ्लूइड्स की हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179।
179 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें क्या है, वॉल्स आप यहाँ पे मिला लेना आंसर। इसमें आपका डी आ रहा है आंसर, ए का 1 आएगा। वोल्ट इज अ वेरिएंट मेथड, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इसे ब्लॉक करेगा। फिर नेक्स्ट B3 आएगा, आईयूडीज दैट इज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, क्योंकि सभी आईयूडी के लिए एप्लीकेबल है। सी आ गया आपका 2 दैट इज कटिंग एंड सीलिंग ऑफ वास डिफरेंस, मेल में होता है। एंड ट्यूबेक्टोमी कटिंग एंड सीलिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन मेथड है, 100% सेफ है, बट इतना आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है बिकॉज इसमें रिवर्सिबिलिटी रेट पुअर है। आईयूडीज इज कंसिडर द बेस्ट, क्योंकि इंडिया में सेंसस के थ्रू पता चला ये बेस्ट मेथड है और इसमें मेनली फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म होता है। बेरियर मेथड में वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स ये सब आते हैं, तो इसीलिए वॉल्ट के बेसिस पे ये आ रहा था सर्विक्स को ब्लॉक करना। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं 180। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेल्प्स इन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। यस। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन कराता है, पीएच मेंटेनेंस कराता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन कराता है, और ये भी कराता है, एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होना था, इसलिए इसमें आंसर ABC आ रहा है। तो आज का पेपर हमने डिस्कस कर लिया CPT का। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।